हेलो बच्चों, की हाल सब ठीक है। चलो टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैथमेटिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। ये 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अगर ये समझ में आता तो आगे की सारी चीज़ें समझ में आएगी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ तो पढ़ी है पहले चैप्टर में। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट इज़ फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज़, वहाँ पे हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटी को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, चलो डिटेल में देखते हैं इसको। तो पहली बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी completely described by their magnitudes are called scalars। अब बोलोगे भैया समझ में नहीं आया, ये क्या बोलना चाहता है। अब यहाँ पे आपको ये वर्ड समझ में आता होगा कि मैग्नीट्यूड आ रहा, इस वर्ड से पहली बार फैमिलियर हो गए। ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब बोले तो सिर्फ नंबर। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिंपली नंबर। सो अगर कोई भी क्वांटिटीज़ आप सिर्फ नंबर में बताते हो, ओके, जिस तरीके से मैं अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास कोई मास है, उसको आप किस में बताओगे? नंबर में बताओगे कि यस 2 किलो है, 3 किलो है। नंबर्स उसके साथ साथ यूनिट, आप नंबर एंड यूनिट का यूज़ करके आप किसी भी क्वांटिटी को बताते हो। तो ऐसे केसेस में जो क्वांटिटीज़ होती है स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। ठीक है। एग्जांपल, मास मैंने ले लिया 2 किलोग्राम, आपने नंबर यूज़ किया एंड देन यूनिट यूज़ किया। फिर अगेन मैंने लेंथ ले लिया, तो आपने नंबर यूज़ किया देन यूनिट यूज़ किया। ठीक है। उसके बाद टाइम ले लिया, कितना हो गया 40 सेकेंड, तो आपने यूनिट यूज़ किया। तो आप सिंपली यूनिट एंड नंबर का यूज़ करते हो ना, दैट इज़ नथिंग बट मैग्नीट्यूड। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिसको हमें सिर्फ नंबर की ज़रूरत होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया। सो ये कुछ एग्जांपल्स है स्केलर क्वांटिटीज़ की। अब बात कर लेते हैं दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिटेल में देखते हैं। ओके, सो नेचर में ना जितनी भी सारी क्वांटिटीज़ है, उनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वेक्टर्स है, क्योंकि स्केलर्स का ज़्यादा कुछ इतना डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती। वेक्टर्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, तो आपको वेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और कॉल्ड वेक्टर्स। तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिनको आप रिप्रेजेंट करो, उनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करो विद द हेल्प ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस। सो ये ऐसे क्वांटिटीज़ होती है जिनको आप डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन भी बताते हो। जब आपका डायरेक्शन बहुत ही कंसर्न हो जाता है, ऐसे केसेस में जब आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होता है। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का। ठीक है। तो आपने क्या बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। आपने बताया क्या? नंबर बताया। ठीक है। और यूनिट बताया साथ में। लेकिन मैंने बोला कि आपने इसको एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया है। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो आपने क्या कर दिया कि साथ साथ में आपने डायरेक्शन भी बता दिया। तो ये जो फोर्स होगा ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर लिया। क्या चीज़ समझ में आ गई? तो ऐसे क्वांटिटीज़ जिसमें आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज़ करते हो, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। चलो देख लेते हैं वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। सो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यहाँ पे समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं। मान लो कोई वेक्टर है P और Q की तरफ जा रहा है, P से Q की तरफ जा रहा है। ठीक है। सो P से Q तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं कि एरो इस डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं, जहाँ पे जाता है उस डायरेक्शन में एरो, जहाँ से निकलता है राइट, वहाँ से हमारा एंड पॉइंट होता है। तो ये जो एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। और जो जहाँ पे एरो होता है वो क्या होता है? हमारा हेड होता है। ठीक है। और इसको सिंपली रिप्रेजेंट कैसे करना है? पी और क्यू को आपको दोनों को कंबाइन करना है, पी क्यू, और उसके ऊपर एक एरो दे देना। ठीक है। तो इस तरीके से आप दो लेटर को कंबाइन करके वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो फिर आप सिंपली क्या कर लो, वेक्टर ड्रॉ कर लो और उसके ऊपर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर लो और उसके ऊपर एक एरो दे दो। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट के ऊपर सिर्फ एरो देना होता है। ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया?
तो सिम्बॉलिकली वेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय सिंगल लेटर विथ एरो अबव इट। हमने कोई भी एक सिंगल लेटर लेना, उसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट करना, तो वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास 2 पॉइंट मेंशन है, वेक्टर का डायरेक्शन किस पॉइंट से किस पॉइंट की तरफ जा रहा है उसको अगर स्पेसिफाई कर रहे हो तो आपको दोनों लेटर लिखना पड़ेगा एंड एरो दे देना पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर का लेंथ होता है ना, ठीक है, ये लेंथ है, ये क्या बताता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, सो जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो मेरे पास अगर 2 वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड इतना है, ठीक है, इतना मैग्नीट्यूड है, दूसरा वेक्टर इसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसका लेंथ बहुत छोटा है, तो मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड उसका छोटा है। तो मैं बोलूँगा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, बी वाले वेक्टर से बड़ा है। ठीक है, तो जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या चीज़ समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है वो जीरो वेक्टर है। ठीक है, अब जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। अब नल वेक्टर क्या होता है, चलो देख लेते हैं। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड विथ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। बोलोगे भैया नहीं समझ में आया। मान लो मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है। ठीक है, जो कैसे है, रेस्ट पे है। तो मैं बोलूँगा इसका जो वेलोसिटी है ना वो ज़ीरो है। वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। लेकिन किधर वेलोसिटी ज़ीरो है? अगर मैं बोलूँ इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। हाँ ज़ीरो, एक्स एक्सिस को मूव नहीं कर रहा, तो मैंने डायरेक्शन भी बता दिया, यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, मैं बोलूँगा अरे ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी तो वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ज़ीरो है उसका वेलोसिटी, ये भी बस ठीक है। मैंने बोला जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी उसका वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी उसका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी ज़ीरो है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी ज़ीरो है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी वेलोसिटी ज़ीरो है। तो मैं कोई भी डायरेक्शन लूँगा तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। अब ज़ीरो क्या बता रहा है, ज़ीरो एक मैग्नीट्यूड बता रहा है और साथ में आप डायरेक्शन में बता रहे हो, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। आप सारे डायरेक्शन बता रहे हो, सारे डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। तो ज़ीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्ररी हो सकता है, जो कि बात सही हो। ठीक है, आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी की बात करो तो भी ज़ीरो है, बात सही है। वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, तो भी सही है। तो आप कोई भी अगर डायरेक्शन ले रहे हो आप बात सही कर रहे हो ना। सो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप आर्बिट्ररी डायरेक्शन ले रहे हो। ठीक है, सो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो और इनका जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्ररी हो, राइट, जिसको आप चूज़ कर सको, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपने बता लिया, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड जीरो होना मतलब व्हाट, एकदम राइट, सिंगल एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। मतलब आप कोई भी एक पॉइंट का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो एंड बता सकते हो कि यस इसका डायरेक्शन इस साइड हो सकता है, आर्बिट्ररी हो सकता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जीरो है मतलब आप समझ सकते हो ना कि वैल्यू ही नहीं है, तो हम एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी वेक्टर जो होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, जीरो होता है। जीरो वेक्टर को हम ओ लेटर्स के ऊपर एरो इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये जीरो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि वेक्टर्स को हम हमेशा अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसके ऊपर एरो देते हैं। तो ये जीरो नहीं समझना, ठीक है, जीरो वेक्टर नाम है तो यहाँ पे जीरो समझते हैं लोग एंड उसके ऊपर एरो देते हैं। तो नंबर के ऊपर आप एरो नहीं दे सकते। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, अल्फ़ाबेट को यूज़ करना होता है एंड इसके ऊपर एरो देना होता है। चलो आगे बात कर लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय द ऑल द अदर वेक्टर्स टुगेदर। ठीक है, बोलोगे भैया ये भी नहीं समझ में आया, चलो देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, आपने एक 5 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है, ये बॉक्स यहाँ पे चला गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, और बाद में आपने इस ऊपर के डायरेक्शन में वापस से 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, सो ये बॉक्स अभी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो मैं बोलूँगा बॉक्स जो पहुँचा है कहाँ पे पहुँचा है, इस डायरेक्शन में पहुँचा है ना। तो मैं सिंपली क्या करूँ, मुझे ना ये ऐसे 2 बार फोर्स नहीं लगाना, मैं सिंपली क्या कर लूँगा, यहाँ पे ना एक 7 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा। ठीक है, 7 न्यूटन का फोर्स लगा दूंगा जो कि मुझे क्या देगा, सेम इफेक्ट देगा। मतलब बॉक्स यहाँ से यहाँ पे वापस पहुँच गया इस फोर्स के एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं 2 बार 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, बॉडी यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक ही बार फोर्स ऐसे लगा देता हूँ ना, 2 बार लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ये वाला बॉडी यहाँ पे आ गया जो कि सेम पोजीशन एक्वायर कर लिया।
तो ये भी सेम ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो बाकी दो वेक्टर मिल के कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ये जो 7 न्यूटन है ना, इन दोनों न्यूटन का रिजल्टेंट है, ठीक है। इन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वेक्टर होगा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? तो रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर लिया है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इज द सिंगल वेक्टर, ये मेरा एक सिंगल वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर का एक सिंगल वेक्टर मैंने ये ले लिया है, जो कि मेरा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, ये उतना ही इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है जो कि ये दोनों मिल के कर रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट बाय ऑल द वेक्टर्स टुगेदर, ये दोनों वेक्टर मिल के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे आने लाने का काम जो कर रहे हैं वो एक सिंगल वेक्टर यहाँ पे लेके आने का काम कर रहा है। मतलब ये वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है जो ये दोनों वेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर समझ में आ गया, काफ़ी इजी। चलो आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव वेक्टर। सो नेगेटिव वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी रिस्पेक्ट में बताया जाता है, ठीक है। ऐसे सिंपली नेगेटिव वेक्टर नहीं होता। तो नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, ठीक है, किसी भी गिवन वेक्टर का, मैंने बोला ना नेगेटिव वेक्टर किसी भी वेक्टर के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। तो गिवन वेक्टर का अगर नेगेटिव वेक्टर मुझे बताना, तो वो वेक्टर होता है जो कि सेम मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ए वेक्टर मेरा गिवन वेक्टर है, ठीक है, उसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में। तो मैंने बी वेक्टर ले लिया सेम मैग्नीट्यूड का और उसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में। तो मैं बोलूँगा बी जो है ना वो ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है, ठीक है। सो हेयर बी इज व्हाट, नेगेटिव वेक्टर टू ए वेक्टर। क्या चीज़ समझ में आ गई? नेगेटिव वेक्टर काफ़ी सिंपल है। चलो आगे चल लेते हैं, आगे बात करते हैं इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। A vector which gives the position of a particle at a point with respect to origin of a chosen coordinate system is called the position vector of the particle, ठीक है। सो ये क्या बोलना चाहता है सिंपली कि अगर मैंने कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा ना, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, सिलेंड्रिकल होता है, पोलर होता है, ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे वो हायर स्टडीज़ में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या जानते हो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो, ठीक है। तो मैंने अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया है एंड इसमें मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। हर एक पॉइंट का डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है, इसका डायरेक्शन अलग है। तो वेक्टर में डायरेक्शन मेरे लिए मैटर करता है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा पॉइंट यहाँ पे है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। और कितने दूरी पे है मेरे ओरिजिन से, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। तो मैं उस पॉइंट को मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, उसका पोजीशन बता रहा हूँ उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो आर हो गया ना मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को कंसीडर करूँ तो ओ पी लिखूंगा और उसके ऊपर एरो दे दूंगा, पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ओके। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपली नंबर, ठीक है। आप वेक्टर लिख रहे हो, उसका मैग्नीट्यूड बताना है तो आप क्या करते हो, उस वेक्टर को मॉड में डाल देते हो। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको मॉड में डालना है, ठीक है। ये क्या बताता है, नंबर बताता है। ये क्या बताता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। ये सिर्फ आपको नंबर बताता है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं एंड इनको हम लेटर के ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इसका जो नाम है वो कैप होता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे दिया मैंने, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, तो ये सारे लेटर्स हैं एंड इसके ऊपर मैंने कैप दिया है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, यूनिट वेक्टर है। लेकिन जब इनका मैं मॉड निकालूंगा, सारों का मैंने मॉड निकाल दिया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सारों का मॉड निकालने के बाद मुझे 1 मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वेक्टर होता है जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी भी नहीं समझ में आया? चलो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आदमी है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस डायरेक्शन का कौन सा नाम मैंने बोला, यू कैप बोला। यू कैप क्या बता रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि हर वो एक स्टेप 1 मीटर ट्रैवल करता है। हर एक स्टेप में कितना मीटर ट्रैवल करता है, 1 मीटर। तो जब वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर वापस 1 मीटर, फिर वापस 1 मीटर, फिर वापस 1 मीटर, फिर वापस 1 मीटर। तो मुझे बताओ पी से लेके क्यू तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। आपको नंबर मिलेगा ना, मैग्नीट्यूड मिलेगा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपली नंबर देन यूनिट। तो टोटल नंबर कितने मिलेंगे, ये हो जाएंगे 5, ठीक है, 5 मीटर हो जाएगा। तो 5 मीटर मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो सिंपली क्या करूँगा, पी से क्यू का जो वेक्टर है दैट इज पी क्यू वेक्टर, इसका मॉड निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 मीटर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा है, ओके। लेकिन अगर मुझे सिर्फ वेक्टर बताना है, पी क्यू वेक्टर बताना, तो क्या करूँगा,
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा एंड साथ में डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्शन क्या है, यू कैप। हम किधर जा रहे हैं, यू कैप के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। और इस डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैप। तो हमने 5 मीटर ट्रैवल किया किस डायरेक्शन में, यू कैप डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा मेरा पी क्यू वेक्टर, ठीक है। लेकिन 5 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मीटर को मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। सो यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है, ठीक है। सो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। सो बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।